हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। मैं आपके अपने परिवार एलाइड लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मजे से अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको कल भूकंप के बारे में पढ़ा चुका था, भूकंप के साथ साथ हम लास्ट पॉइंट पर पहुंचे थे। पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स। पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं और एल वेव्स क्या होती हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो कुछ जीव हैं, कुछ जानवर हैं जिनको हमें भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है। वो कौन कौन से बताए थे, जैसे डॉग, कैट, चमगादड़। ये सारे जो जितने भी जानवर हैं जो मैंने अभी नाम लिया है, इनको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। जैसा कि हम भूकंप को आने से पहले सीस्मोग्राफ का यूज करते हैं, या रेडियो एक्टर का उसका यूज करते हैं, पैमाने का, रेडियो एक्टर का। तो उससे पता चल जाता है। इसी तरह से इनके भी, जैसे ये डॉग्स हो गया, कैट हो गई, इनको भी पहले से ही फील होने लगता है, इनको महसूस होने लगता है कि भूकंप आने वाला है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा भूकंप जहाँ आते हैं विश्व के अंतर्गत जहां भी सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो जगह कौन सी है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैं आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू उसको बताऊंगा कि वो कौन सी जगह है, क्या क्यों आते हैं, कौन सी जगह है। तो देखिए, तो हम समझेंगे यहाँ वर्ल्ड मैप के जरिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो हमारे प्रशांत महासागर में आते हैं। किस में आते हैं? पैसिफिक ओशियन में। किस में आते हैं? पैसिफिक ओशियन में। तो आगे पैसिफिक ओशियन है कहाँ, उसको बोला क्या जाता है, मैं अभी आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके बता दूंगा। इससे कि ये है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी क्लास में बस आपको समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। इससे समझोगे तो ऑब्वियसली थ्योरी क्रिएट कर लोगे, जब रटोगे तो थ्योरी कहाँ से क्रिएट करोगे, ये बात तो आपको ही पता है। तो इसी प्रकार मैं आपको लेकर के आया हूँ एक मैप के द्वारा बताऊंगा, वर्ल्ड मैप बनाऊंगा, उसके थ्रू बताऊंगा पैसिफिक ओशन कहाँ पर है, कैसे वो जो रिंग है वो क्या है, जो भूकंप आ रहे हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं। तो मेरे साथ साथ अभी नोटबुक में आप ये मैप ड्रॉ कीजिए। जैसे साथ साथ बनाएंगे मेरे मैप। कैसे भी कोई दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में। बाकी ये मैं पीडीएफ आपको अपलोड करा दूंगा टेलीग्राम पे, आप खुद से ही बना सकते हो। तो जैसा कि आपको ये मैप दिख रहा होगा, ये क्या है? वर्ल्ड मैप। क्या है ये? वर्ल्ड मैप। तो मैंने आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा जो वोल्केनो आते हैं वो कहाँ पर आते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है? एशिया। ये वाला यूरोप। ये वाला अफ्रीका। ये वाला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया।
ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये जो वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है हमारा? ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है हमारा? पैसिफिक ओशियन। क्या है ये? पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। क्या है ये? प्रशांत महासागर। ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा क्या आते हैं? भूकंप। क्या आते हैं? भूकंप। क्या आते हैं? यहाँ पर ज्वालामुखी, क्या विस्फोट होते हैं यहाँ? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही यहाँ पर आते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रिंग्स ऑफ फायर। क्या बोला जाता है इस जगह को? इस जगह को क्या बोला जाता है? रिंग्स ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पैसिफिक ओशियन है वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वोल्केनो उत्पन्न होते हैं। तो वो जगह है पैसिफिक ओशियन। क्या है हमारी जगह? वो पैसिफिक ओशियन, जो कि इसको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? इसको एक नाम बोला जाता है पार्टिकुलर। क्या है? रिंग ऑफ फायर। क्या बोला जाता है? रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आप यहां पर लिखोगे नोट, यह जगह या इस जगह, ऐसे लिखो, इस जगह विश्व के अंदर, जगह विश्व के अंतर्गत सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो ये कौन सी जगह है? रिंग्स ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आए होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वर्ल्ड मैप के जरिए मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप इसको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। टेलीग्राम पर रात शाम को 8 बजे हमारी पीडीएफ अपलोड हो जाती है, आप वहां से देख सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको ओशियन, पैसिफिक ओशियन में जहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में बताया। उससे पहले मैंने भूकंप की पूरी आपको संरचना बताई, भूकंप की उत्पत्ति बताई, भूकंप के प्रकार बताए और भूकंप को मापने के बारे में बताया, भूकंप का अध्ययन का बताया। इसी प्रकार एक नए टॉपिक और एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आप एक हेडिंग देंगे, चट्टान। क्या देंगे? चट्टान। भूकंप के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चट्टान। इसको क्या बोलते हैं? रॉक्स। क्या बोलते हैं? रॉक्स। तो रॉक्स जिसे हम बोलते हैं, रॉक्स क्या होते हैं? कई लेयरों से, अलग अलग प्रकार के अवसादों से बनी हुई एक संरचना, एक पत्थर, एक तल को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर कई सारी लेयरों से मिलकर बना होता है, कई सारी परतों से मिलकर बना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रॉक। इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? जैसे मैंने भूकंप का अध्ययन आपको बताया कि सिस्मोलॉजी बोला जाता है, तो इसी प्रकार से इसके अध्ययन को भी क्या बोला जाएगा? ये देखिए, चट्टान का अध्ययन, स्टडी ऑफ रॉक्स। तो स्टडी ऑफ रॉक्स क्या है?
पेट्रोलॉजी। क्या है? पेट्रोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोला जाता है। इनका निर्माण जो है, इनका निर्माण, चट्टान का निर्माण कैसे होता है? चट्टान का निर्माण, अब चट्टान का निर्माण जो है खनिजों के मिश्रण से होता है। किससे होता है? खनिजों के सम्मिश्रण से। किससे होता है? मिश्रण से। खनिजों का या खनिजों का सम्मिश्रण, खनिजों का सम्मिश्रण। तो जैसा कि स्टडी ऑफ रॉक, पेट्रोलॉजी, चट्टान का निर्माण कैसे होता है, वो होता है खनिजों का सम्मिश्रण। उसके बाद हम आते हैं क्रस्ट। किस पर आते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। क्या है ये? पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसकी मैं क्लास लेकर के आऊंगा, बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपको पढ़ाऊंगा मैं। इसलिए ये टॉपिक स्टार्ट किया है रॉक्स का, क्योंकि भूकंप से जो अवसाद निकलते हैं, जो मिनरल्स निकलते हैं, वो हम इसमें बता देंगे आपको। तो जैसे ही क्रस्ट जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आता है। जो क्रस्ट है इसके अंतर्गत कितने पाए? 100 एलिमेंट पाए जाते हैं, सॉलिड ठोस। इसके अंतर्गत 100 तत्व पाए जाते हैं। 100 तत्व, मिनरल्स। इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? 100 तत्व पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा किस तत्व की मात्रा पाई जाती है? सबसे ज्यादा किस तत्व की मात्रा पाई जाती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं किस तत्व की मात्रा पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो सर्वाधिक मात्रा O2, ऑक्सीजन की, यहां लिख देंगे ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा क्रस्ट के अंतर्गत पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 47%। कितनी पाई जाती है? 47%। इसके बाद क्या पाया जाता है? कुछ इंपोर्टेंट एलिमेंट्स है, एग्जाम के पर्पज से काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद क्या पाया जाता है? जैसे सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। सेकंड नंबर एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 28%। कितनी होती है? 28%। और एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 8%। कितनी? ओनली 8%। जो सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है, वो हमारी क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम। क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम। सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है हमें इसके अंतर्गत वो क्या पाई जाती है? धातु एल्यूमिनियम। सर्वाधिक, ऐसे लिख लो, सर्वाधिक धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
सर्वाधिक धातु पाई जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक बार बता देता हूं, चट्टान, रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स, पेट्रोलॉजी, चट्टान का निर्माण, खनिजों का सम्मिश्रण, क्रस्ट सॉलिड, ठोस। क्रस्ट जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसकी क्लास में जल्द लेकर आऊंगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आपको इसके बारे में बताऊंगा डीपली तरीके से। 100 तत्व इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 47% पाई जाती है। सिलिकॉन की जो मात्रा है कितनी पाई जाती है? 28% पाई जाती है। एल्यूमिनियम में कितनी पाई जाती है? 8%। एल्यूमिनियम जो धातु है वो सबसे अधिक पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैं इसको क्लीन कर देता हूं। आगे चलते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसके जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, चट्टान के प्रकार कितने होते हैं, और बताएंगे कौन कौन से होते हैं। चट्टान के प्रकार कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वन में क्या आती है हमारी? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं इनको? आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। इनको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान या मौलिक चट्टान। क्या बोला जाता है? प्राथमिक चट्टान या मौलिक चट्टान भी इन्हें कहते हैं। अब इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण कैसे होता है तो आप मुझे बताएं, इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण ज्वालामुखी के फूटने से जो मैग्मा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी जब वोल्केनो होता है उसके अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है, उसके बाहर निकलने से किसका निर्माण होता है? इग्नियस रॉक्स का। यहां लिखेंगे ज्वालामुखी के फूटने से ज्वालामुखी के फूटने से जो मैग्मा बाहर निकलता है उससे किसका निर्माण होता है? हमारा इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। क्या इसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं? जी नहीं, इसके अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते। देखो नीचे, इसके अंतर्गत जीवाश्म नहीं, ऐसे लिख लो शॉर्ट में, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। परत होती हैं? जी नहीं, इसके अंतर्गत लेयर्स नहीं होती। जैसे मतलब होती है ना, जैसे कई सारी लेयर, जैसे ये फर्स्ट वन एक लेयर है, ये सेकंड लेयर इसके ऊपर, ये थर्ड लेयर इसके ऊपर, ऐसे चिपक रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इग्नियस रॉक्स के अंदर लेयर्स नहीं होती हैं। इग्नियस रॉक्स के अंदर लेयर्स नहीं होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
मैं थोड़ा इसके टाइप्स बताऊंगा आगे, इससे कि आसानी हो जाएगी आपको समझने में। नीचे लिख लो, यहाँ परत नहीं होती है, परत इग्नियस रॉक्स की परत नहीं होती है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो इग्नियस रॉक्स जो है ये कितने अपने आप को कितने भाग में डिवाइड कर दिए? दो भाग में। कितने में विभाजित कर दिए? दो भाग में। एक को बोलते हैं बहिर्भेदी और एक को बोलते हैं अंतर्भेदी। एक तो बोलते हैं एक्सट्रूसिव और एक को बोलते हैं इंट्रूसिव। जो इग्नियस रॉक्स हैं अपने आप को दो भाग में विभाजित करते हैं। कितने प्रकार है इसके? दो प्रकार। एक को क्या बोला जाता है? बहिर्भेदी। बहिर्भेदी। एक को बोला जाता है अंतःभेदी। 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 इसको बोला जाता है इंग्लिश में एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव। और इसको बोला जाता है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव। बहिर्भेदी को बोला जाता है एक्सट्रूसिव, अंतर्भेदी को बोला जाता है इंट्रूसिव। इसमें क्या होता है? जो बहिर्भेदी हैं, जो क्या है? बहिर्भेदी। तो आपको वैसे नाम से समझ में आ रहा होगा कि बहिर्भेदी है तो ये बाहर की बात कर रहा है, ये अंतर्भेदी है तो अंदर की बात कर रहा है। जो बहिर्भेदी है इसका जो लावा होता है ना, लावा, जैसे मैंने भी आपको बताया जो मैग्मा निकला बाहर, वो लावा नुमा संरचना में या लावा नुमा अवस्था में जो बाहर निकला है, तो वो बाहर जो निकल के जमता है, लावा बाहर, लावा का बाहर जमना, ऐसे बोल सकते हैं, लावा का बाहर जमना, ये क्या होती है? एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक्स, बहिर्भेदी। और जो लावा अंदर जम जाता है, इंट्रूसिव मतलब अंदर, लावा का अंदर जमना, ये क्या कहलाता है? इंट्रूसिव मतलब अंतर्भेदी। क्या कहलाता है? अंतर्भेदी। ये जो रॉक्स होती हैं ये छोटी दानेदार होती हैं। कैसी होती है ये? छोटी दानेदार। कैसी होती है? छोटी दानेदार। छोटी दानेदार। और ये जो होती हैं ये होती है बड़ी दानेदार। बड़ी दानेदार। जो एक्सट्रूसिव है वो छोटी दानेदार होती हैं, जो इंट्रूसिव है वो बड़ी दानेदार होती हैं। इनके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिया मैंने एक्सट्रूसिव का। एक्सट्रूसिव का एग्जांपल लिया तो एक्सट्रूसिव का क्या एग्जांपल होगा? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो जैसा कि मैं इसमें लेता हूं बेसाल्ट। आपने नाम सुना होगा बेसाल्ट चट्टाने या बेसाल्ट रॉक्स। ऐसे ही इसका एक एग्जांपल लेता हूं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट छोटी दानेदार चट्टान होती हैं, बेसाल्ट कहलाई जाती हैं। जो बड़ी दानेदार चट्टान होती हैं वो ग्रेनाइट कहलाई जाती हैं। क्या कहलाई जाती हैं? ग्रेनाइट। तो जैसा कि इग्नियस रॉक्स दो भागों में विभाजित होती हैं, बहिर्भेदी, अंतर्भेदी, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, लावा का बाहर जमना, बहिर्भेदी चट्टाने, अंतर्भेदी, लावा का अंदर जमना, छोटी दानेदार होती हैं बहिर्भेदी, और ये बड़ी दानेदार होती हैं इंट्रूसिव मतलब अंतर्भेदी। जो एग्जाम्पल है बहिर्भेदी का वो बेसाल्ट है। बेसाल्ट जो चट्टाने होती हैं वो बहिर्भेदी के अंतर्गत आती हैं।
ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं वो अंतर्वेदी के अंतर्गत आती है। जो ग्रेनाइट चट्टान है, जो ग्रेनाइट चट्टान है वो एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में, एग्जाम के बेस पर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये वर्ड्स पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा कि जो ग्रेनाइट है वो कौन सी चट्टान है, एक्सट्रूसिव है या इंट्रूसिव है, अंतर्वेदी है या बहिर्वेदी है। तो आप इसको याद कर लेना, एक नोट लिख लो इधर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको डबल हेडलाइन कर दो इसके नीचे, इससे कि आपको याद रहेगा कि ये एग्जाम के पर्पज से कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपोर्टेंट जो चट्टान है वो ग्रेनाइट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने, मैं आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, तो जैसा कि मैंने आपको इग्नियस रॉक्स के बारे में बताया कि इग्नियस रॉक्स जो होती है वो प्राथमिक चट्टानें होती हैं, इनको मौलिक चट्टान भी बोला जाता है। इसके बाद मैंने बताया कि इसके अंदर लावा, इसको ये अपने आप में दो भागों में डिवाइड कर दिए, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव। लावा का जमना, बाहर जमना बहिर्वेदी और अंदर जमना अंतर्वेदी। और उसके बाद मैंने बताया कि इसके अंतर्गत बेसाल्ट आता है, बेसाल्ट चट्टानें आती हैं, उसके अंतर्गत आती है ग्रेनाइट आता है। उसी प्रकार से एक रॉक आती है, चट्टान के प्रकार चल रहे ना, सेकंड आती है सेडिमेंट्री रॉक, आपने नाम सुना होगा, अवसादी चट्टानें। सेकंड सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी रॉक्स, इनको क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टान। तो अब क्या आते हैं, इग्नियस रॉक्स के बाद कौन सी चट्टान पर आते हैं, अवसादी चट्टानें। तो इनका जो निर्माण है वो, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण ऐसे लिखो मेरे साथ, ऐसे लिखो, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के अपक्षय, अपक्षय या अपदन, अपदन से होता है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनका निर्माण आग्नेय चट्टान के अपक्षय या अपदन से होता है, अपक्षय या अपदन से होता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जीवाश्म, जीवाश्म उपस्थित, उपस्थित होते हैं। जैसा कि आपने देखा इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, परंतु इसके अंतर्गत जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत परतें, लेयर्स पाई जाती हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके अंतर्गत क्या पाई जाती हैं, लेयर्स, क्या पाई जाती हैं, लेयर्स, परतें पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल,
सैंड रॉक्स, सैंड रॉक्स। तो पहला क्या है, सैंड रॉक्स। एंड सेकेंड, या रॉक्स की ऐसे कर दो इसको स्टोन, स्टोन कर देते हैं, सैंड स्टोन पत्थर, या लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन। इसके एग्जाम्पल है किसके, सेडिमेंट्री रॉक्स के। अभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत आती है। अगर आपको पता है कि इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत तो लेयर होते नहीं है और सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर लेयर्स होती हैं, तो इससे क्या है आपको याद रहेगा कि मैंने या सौरभ सर ने आपको सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बलुआ पत्थर, और इसको क्या बोला जाता है, लाइमस्टोन को चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन को चूना पत्थर बोला जाता है। और इसके अंतर्गत एक चौक, चौक जो होती है जिससे हम बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर शो करते हैं या लिखते हैं कुछ, तो उसको भी इसी के अंतर्गत चौक। एक एग्जांपल इसका सेडिमेंट्री रॉक्स का ही है, जो चौक है वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स का ही उदाहरण है। कोल हो गया, कोयला के अंदर आपने देखा होगा, कोयला के अंतर्गत लेयर्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे डोलोनाइट हो गया, तो कई प्रकार के जो पत्थर है उनका क्या होता है, उनमें लेयर्स पाई जाती है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत, अवसादी चट्टान के अंतर्गत। अवसाद का मतलब क्या होता है, अवसाद का मतलब होता है कि जैसे कूड़ा कचड़ा, जैसे अभी आपने कोई घर बनाया, क्या बनाया आपने, घर बनाया, तो ये मैं आपका लेके चलता हूं ये घर, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, अभी ये इसके अंतर्गत आपने ओनली बाउंड्री कराई है, क्या कराई है तुमने, इतनी बाउंड्री, ये बाउंड्री कराई है। तो अभी आप क्या करोगे, इसके अंतर्गत मिट्टी कुछ ना कुछ ऐसा अंतर्गत डालोगे जिससे कि इसकी जमीन है, इसकी जो परत है, इसका जो प्लेस है वो क्या क्या हो जाए, स्ट्रोंग हो जाए, मजबूत हो जाए, जिससे कि अंदर वो धसे नहीं, क्या नहीं हो, धसे नहीं, अगर गड्ढे में ना जाए। तो हम जो कचरा डालते हैं या इसमें जो मिट्टी डालते हैं, सॉइल डालते हैं, या इसमें हम कचरा डालते हैं, डस्ट डालते हैं, तो जो डस्ट की लेयर है, सॉइल की लेयर है, तो अलग अलग लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, लेयर्स बन जाती है, क्या बन जाती है, लेयर्स। कुछ ऐसे करके, जैसे सॉइल की है, ये डस्ट की है, ये और मिनरल्स हो गए, तो हमें क्या किया, आगे तीनों लेयर हो गए जुड़ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अवसाद। जैसे हमें प्लास्टिक फेंका, प्लास्टिक वो मिट्टी के अंतर्गत मिल के आ गया, तो वो क्या आ गया, अवसाद के रूप में, अवसाद के रूप में किधर चला गया, हमारी पृथ्वी में, पृथ्वी में जमीन के अंतर्गत चला गया। ऐसे सॉइल डस्ट मिल करके ऐसे यहाँ पर अवसाद बन जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे ही मेरी क्लास के साथ, अभी हम कल दूसरी क्लास लाएंगे इसी से रिलेटेड, आप मेरी क्लास के साथ जुड़े रहें, बने रहें, और करंट अफेयर्स की क्लास आप सुबह 10 बजे डेली करें। इससे क्या है कि आपकी जो अभी सोसाइटी में जो चल रहा है, जो काफी एग्जाम के पर्पज से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि कब क्या घटना क्या घट रही है, आपको कुछ नहीं पता। तो अगर आप क्लास लेंगे तो आपसे ये पता रहेगा कि हाँ ये वाली घटना घटी थी, ये वाला मेडल उसको मिला था, ऐसे ऐसे उसने वो जीता है, ओलंपिक चल रहे हैं। तो इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगी, हेल्प करने के आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही मैं आपको चाहूंगा बेटर। तो आप क्लास करें हमारी 10 बजे करंट अफेयर्स की, और मेरी क्लास के साथ ज्योग्राफी मेरे साथ जुड़े रहें। 4 बजे शाम को डेली क्लास मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, जैसा आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें इसका बता दें। और क्लास के साथ बने रहें, नोट्स आपके साथ बनाएं। अगर एग्जाम नहीं फंसता है तो मैं गारंटी लेता हूँ उसकी, मेरा जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है मैं उससे 110% आपको एग्जाम में सिलेबस फंसा के दिखाऊंगा। धन्यवाद।